हेलो फ्रेंड्स, आज मैं साबुत हरी मूंग से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बड़े तो बड़े बल्कि बच्चे भी उंगलियां चाट कर खाना पसंद करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे लंच में, डिनर में या ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। ये प्रोटीन से भरपूर होती है और हम सभी को पता है कि साबुत मूंग के और भी कितने बेनिफिट होते हैं। मैंने यहाँ पर साबुत मूंग को ओवरनाइट भिगो दिया था। इसे भीगे हुए 8 से 9 घंटे हो चुके हैं और मैं जनरली इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ। दाल मेरी अच्छे से भीग चुकी है और आप देख सकते हैं कुछ दानों में हल्के हल्के से स्प्राउट्स भी निकल आए हैं, क्योंकि जो साबुत हरी मूंग होती है इसके स्प्राउट जल्दी ही बन जाते हैं। अब इसे मिक्सी जार में ले लेंगे और साथ में ही डालेंगे एक हरी मिर्च, और अगर आप थोड़ा सा अदरक और लहसुन डालना चाहें आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ पर अदरक लहसुन नहीं खाते इसलिए मैंने अदरक लहसुन नहीं डाला है। अब हमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट हमारा ना ज़्यादा दरदरा होना चाहिए और ना ही बिल्कुल फाइन। इस तरह से करके मैंने मूंग दाल को पीस लिया है और उसका पेस्ट मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब सबसे पहले हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने से क्या होगा, इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और ये फल्फी बनेगा, और जब हम इसकी रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। ये देखिए जैसे जैसे मैं फेंट रही हूँ इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और ये लाइट हो जा रही है। अब सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, ताकि इसका डाइजेशन आसान हो जाए, पेट में भारीपन ना हो और ना ही गैस बने, क्योंकि प्रोटीन से भरपूर होने के कारण कुछ लोगों को इससे पेट में भारीपन होता है और डाइजेशन भी इसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम इसमें हींग जरूर डालेंगे। इसी के साथ मैंने स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है, केवल दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है। मैं जनरली इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डालती हूँ, मैं इसे हेल्दी तरीके से ही बनाती हूँ। इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कम से कम हमें 5 से 7 मिनट फेंट लेना है। ये बैटर मुझे काफ़ी गाढ़ा लग रहा था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, क्योंकि हम इसके जो है डोसा बनाएंगे, डोसा कह सकते हैं आप, चिल्ला कह सकते हैं, वो बनाएंगे। उसके लिए थोड़ी सी बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जब हम इसे तवे पर फैलाएं वो फैलना चाहिए। पानी डालने से पहले मैंने जो टाइट दाल थी उसी को 5 से 7 मिनट फेंट लिया था और उसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर दिया है और उसके बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आप एक बार यहाँ पर टेस्ट भी कर सकते हैं कि इसमें नमक या कोई और मसाला ऐड करने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आप तीखा खाते हैं आप इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ इसलिए मैंने इस बिल्कुल नॉर्मल बहुत ही कम मसाले डाले हैं। और अब मैंने ली है 1 कप मटर। इस मटर को सबसे पहले हमें प्रेशर कुकर में लेना है और उसमें डालना है 1/4 से थोड़ा सा कम पानी और 1 से 2 विशल लगाकर, डिपेंड कि आपकी मटर कितनी हार्ड है उस हिसाब से आपको इसे बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद मैंने इसकी विशल निकाल दी थी और आप देख सकते हैं काफ़ी गर्म है। मैंने स्ट्रेनर पर इसको निकाल लिया है ताकि जो इसका पानी है वो हम ड्रेन कर सके और ऊपर केवल मटर रह जाए। और इसी के साथ मैंने एक मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया, जिसमें मैंने 1 टीस्पून देसी घी डाला है। जैसे ही घी गर्म होगा सबसे पहले डालेंगे इसमें काजू। मैं कम बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर 5 साबुत काजू डाले। आपके पास टूट वाले काजू हैं आप वो भी ले सकते हैं। जैसे इनका हल्का सा गोल्डन कलर होगा हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अब डालेंगे इसमें 25-30 किशमिश और उनको भी हमें जैसे जब तक ये अंगूर की तरह नहीं फूल जाती है तब तक रोस्ट कर लेना है। और जब हमने काजू फ्राई किए थे और हमने कढ़ाई में जो घी डाला था आप देख सकते हैं उसमें से काफ़ी सारा घी काजू को रोस्ट करने के बाद रह गया था, उसी में मैंने किशमिश को भी रोस्ट कर लिया है। और ये देखिए हमारी किशमिश जो है अंगूर की तरह फूल गई है और इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना होता है और ना ही बहुत ज़्यादा हमें इन्हें रोस्ट करना होता है। बस जैसे ही ये फूल जाए उतना रोस्ट करने के बाद हमें इन्हें बाहर निकालना होता है। गैस की फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है क्योंकि मैं अभी किशमिश बाहर निकाल रही थी और कढ़ाई हमारी काफ़ी गर्म है। अब सबसे पहले जो घी बचा है हम उसमें डालेंगे हींग। अगर आपको लगता है कि घी कम है आप इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें राई डाल दी है और 1/8 टीस्पून के लगभग मैंने जीरा भी डाल दिया। जीरा और राई के डालने से इस रेसिपी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून के लगभग मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। मैंने मेजरमेंट के लिए 1/4 टीस्पून ली है इसलिए मैंने 2 बार धनिया पाउडर डाला है। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा खाते हैं आप क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं करी पत्ता की चटनी बना करके रखती हूँ। मैं जनरली इस चटनी को हर रेसिपी में ऐड करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देती है और इस तरह से सारी फैमिली को करी पत्ते का बेनिफिट भी मिल जाता है। और ड्राई करने के कारण करी पत्ते का टेस्ट रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं आता है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि मैंने इसमें करी पत्ता मिक्स किया है और इसका बेनिफिट सभी को मिल जाता है। इन सभी मसालों को अच्छे से रोस्ट करने के बाद हम इसमें मटर डाल देंगे। इसी के साथ मैंने 100 से 150 ग्राम पनीर लिया था जिसे मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है, इसको भी डाल देंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
जैसे ही मटर और पनीर अच्छे से मसाले मिक्स हो जाए, मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म थी। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी हमारे मसाले जल जाएँगे। जैसे ही ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएँगे, हम डालेंगे इसमें काजू और किशमिश। मैंने यहाँ पर साबुत काजू लिया था और मैं इसको कट करना भूल गई थी, इसलिए जैसे ही मैंने कढ़ाई में डाला, एक-एक काजू उठा कर के मैंने नाइफ से इसे बारीक पीस में चॉप कर लिया है, क्योंकि इतने मोटे काजू खाने में भी अच्छे नहीं लगते और देखने में भी रेसिपी में अच्छे नहीं लगते हैं। और वैसे भी मैंने क्वांटिटी कम ली है, इसलिए हर बाइट्स में काजू और किशमिश आए, इसलिए मैंने काजू को बारीक चॉप कर लिया है। काजू को चॉप करने के बाद अभी तक हमने इस रेसिपी में नमक नहीं डाला था, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा नमक डाल दिया। करी पत्ता चटनी में भी नमक होता है, उसमें काफ़ी सारे स्पाइसी और चाट मसाला और आमचूर वगैरह होते हैं, इसलिए मैंने अलग से इसमें आमचूर पाउडर और चाट मसाला नहीं डाला है। अगर आपने करी पत्ता चटनी का पाउडर नहीं है, आप उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और आप अगर उसे नहीं डाल रहे हैं, आप इसमें थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा-सा आमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा। इसी के साथ मैंने इसे हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा-सा काली मिर्च का पाउडर भी डाला है। अब हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये देखिए हमारे डोसा के लिए स्टफिंग तैयार हो चुकी है। आप एक बार इस स्टफिंग को बना करके देखिए। आप चाहें तो इससे समोसे बना सकते हैं, और या मेरी तरह से इसके चिल्ले या डोसे बना सकते हैं। ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। आप एक बार बनाएंगे, उसके बाद आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। अब हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है, इसलिए लास्ट में इसमें डालेंगे खूब सारा फ्रेश चॉप्ड हरा धनिया, और इसको भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसाले को ध्यान रखिए, हमें इस तरह से मिक्स करना है कि थोड़ी सी जो मटर है वो हल्की सी मैश हो जाए, उसके दाने खड़े ना रहें। और आप देख सकते हैं पनीर को भी मैंने हल्का सा मैश कर लिया, यानी कि हमारी जो स्टफिंग है हल्की सी मिक्स, जैसे हम पनीर की भुर्जी बनाते हैं उस टाइप से होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मैसी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इनके मोटे दाने भी नहीं रहने चाहिए। इधर हमने डोसे का बैटर पहले से ही तैयार कर लिया था, ये मुझे अभी गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाल लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी को हम पतला कर लेंगे। बस ध्यान रखें कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि हमें डोसा बनाने के लिए चाहिए होती हैं। लेकिन जो चावल का डोसा बनाते हैं उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतली होती है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी उससे गाढ़ा होती है। अब मैंने एक आयरन का तवा गर्म होने के लिए रख दिया। तवा गर्म होने के बाद हमें इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है, और उस पर हमें कलछी की हेल्प से थोड़ा सा बैटर फैलाना है, और उसे राउंड राउंड इस तरह से, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपको डोसा बनाने की शेप में इसे फैला देना है। और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको हल्का सा घी लगाते हुए इसको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक का रोस्ट कर लेना है। और अगर आप इसका डोसा बनाना चाहते हैं, आप एक नॉन स्टिक पैन लीजिएगा, और फिर आपको इसे एक तरफ से ही सेकना है। लेकिन मैं इसका चिल्ला बनाऊंगी, इसलिए मैं इसको जैसे ही नीचे से ये हल्का सा ब्राउन होगा, उसके बाद मैं टर्न करके इसे दूसरी साइड से भी सेक लूँगी। इससे टाइम कम लगता है बनाने में। लेकिन अगर आप डोसे की शेप में चाहते हैं, आप थोड़ा सा बैटर को पतला कीजिएगा और नॉन स्टिक पैन पर इसे एक तरफ से ही सेक करके बनाइएगा। आप देख सकते हैं किनारे हल्के हल्के से ब्राउन हो गए हैं, और ऊपर से जो दाल थी वो भी लगभग ड्राई हो चुकी है। यही पहचान होती है कि हमारा जो डोसा है वो एक तरफ से जो है सिक चुका है। अब हमें इसे धीरे धीरे, क्योंकि ये पहला डोसा है इसलिए हमें इसे धीरे धीरे से स्पैचुला से निकाल लेना है, क्योंकि जो शुरू का डोसा होता है वो चिपकता है, लेकिन ये चावल वाला डोसा नहीं है, इसलिए पहला जो डोसा होता है वो भी प्रॉपरली निकल करके आता है। ये देखिए, इसे हमें धीरे धीरे से छुटा लेना है, उसके बाद हमें इसे टर्न करके दूसरी साइड से भी सेक लेना है। ये देखिए हमारा डोसा दूसरी तरफ से भी सीख चुका है। बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ से नहीं सीखता है, बस जैसे ही हल्के से गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स इस पर दिखाई दे, समझिए कि आपका डोसा तैयार हो चुका है। मुझे इसमें थोड़े से स्पॉट्स कम लग रहे थे, इसे थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैंने फिर से टर्न कर दिया, और आप देख सकते हैं अभी जो स्पॉट्स थे वो थोड़े से डार्क हो गए, लेकिन जिस पार्ट में स्पॉट्स आए थे केवल उसी पार्ट में स्पॉट्स आए हैं, एक भी एक्स्ट्रा स्पॉट्स नहीं आया है। इधर से आपको ज़्यादा नहीं सेकना होता है, इतने में ही ये कुक हो जाता है। अब हमें सेंटर में इसकी स्टफिंग रखनी है, और जिस तरह से हम डोसा को फोल्ड करते हैं उस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर एक स्पेशल ट्रिक, जब आप इस पर स्टफिंग रखते हैं सेंटर में, उस पर थोड़ा सा देसी घी या बटर भी डाल दीजिए। इससे जो डोसा होता है या चिल्ला होता है, और आप इस तरह से उसमें स्टफिंग फिल करते हैं, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से रोल बनाने के बाद हम इसे बीच में से कट कर लेंगे, ताकि जब हम इसे सर्व करें खाने वाले को खाने में ईजी हो जाए। इस तरह से करके मैंने एक डोसा तो बना लिया है। अब फिर से हम जो आयरन पैन है उसको हल्का सा घी से फिर से ग्रीस करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा बैटर कलछी में लेकर के जैसे हमने पहले फैलाया था उसी तरह से हम इसको फैला देंगे। कई बार क्या होता है कि बैटर इस तरह से श्रिंक होता है, यानी कि वो फैलता नहीं है। इसका मतलब है कि आपका तवा काफ़ी गर्म है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है, आपको फिर एक डोसा बनाने के बाद जब दूसरा डोसा छोड़ते हैं उसके बीच में जो गैप होता है, आपको पहले पानी का छींटा मारना, उसे कपड़े से पोंछ लेना, उसके बाद आपको उसे घी से ग्रीस करके फिर दूसरा डोसा इस पर बनने के लिए फैलाना है। फिर आपको
जो श्रिंक होने की प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगी। लेकिन जिसको एक्सपीरियंस होता है वो फैला लेता है। मेरा भी पैन ज़्यादा गर्म था, लेकिन मैंने उसको मैनेज कर लिया है। और इधर हमने जो डोसा बना करके तैयार किया था उसको मैंने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्टफिंग थी वो प्रॉपर आई है। ध्यान रखें इन डोसों को हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। बहुत हाई फ्लेम पर सेकने से जल जाते हैं और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। प्रोटीन से भरपूर होने के कारण ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि वेट लॉस कर रहे हैं या ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं जिससे कि उन्हें फाइबर भी ज़्यादा मिले और कैलोरीज कम मिले और न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिले। इसके अलावा फैमिली में कोई बुजुर्ग है, यंग है या फिर बच्चे हैं, उन सभी के लिए रेसिपी बहुत ही अच्छी है क्योंकि वे प्रोटीन से भी भरपूर है। और इसमें मैंने कोशिश की है कि इसे मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से बना सकूं ताकि हमारे जो शरीर की जो रिक्वायरमेंट होती है बैलेंस डाइट की वो पूरी हो सके। अगर आप इसे और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं, आप इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी वगैरह और भी जैसे कैरेट वगैरह ऐसी और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं और उसे हेल्दी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।